Just read it what it is, then we'll start. Okay. What is non-performing asset? Do you have any idea? Non-performing asset. No. Okay. So सरफेसी एक्ट फाइनेंशियल लॉज जो है, मैंने उस दिन बताया था कि सारे जो एवरी फाइनेंशियल लॉज रिगार्डिंग फॉर banking rules and regulations. So any kind of loan, any kind of constructions loan, any kind of means regarding your finance specialization. So any kind of business regarding finance. So there is a financial law. जिसे हमने cyber security पढ़ा, तो cyber law is related for, yes, come on, cyber law is related for cyber crimes, so same as it is a financial laws is related for financial activities. So if I don't know how many of you doing law subjects and all. I have done my law LLM, so I know n number of laws in India, and if you are doing a law, or a legal education, so you read or you learn n number of laws. So Hindu law, then contract law में and two contract होते हैं, then constitutional laws है, साइबर लॉ है, आपका क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, फिर आपका एन नंबर ऑफ मीन्स जितना लॉ है उतना पढ़ोगे. सो सेम जो आपके सिलेबस को रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टूडेंट्स तो फाइनेंशियल लॉज में जाते हैं, एचआर वाले हैं तो लेबर लॉज एंड सैलरी लॉज, एंड इसमें मार्केटिंग में है तो आपके इंडस्ट्रीज लॉ, जो भी उनके रूल्स होते हैं उससे रिलेटेड आता है. डॉक्टर्स के अलग लॉ होते हैं, जो एमबीबीएस वगैरह करते हैं उनके अलग एक्ट एंड लॉज होते हैं. सो एन नंबर ऑफ लॉज आर India. So different laws have same different clauses, sections regarding that particular. ये टैक्स लॉ है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, बिजनेस लॉ है, कंपनी लॉ है, टैक्स अकाउंट्स, फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स का लॉ है. सो एन नंबर ऑफ लॉ यू हैव टू. सो एज अ फाइनेंशियल specialization or finance specialization, you studied फाइनेंशियल लॉ. अभी फाइनेंशियल लॉ में हम देख रहे हैं कि व्हाट इट इज स्पेशल लेजिस्लेशन. जो स्पेशल लेजिस्लेशन है, सो दैट इज द रिकवरी ऑफ डेब्ट. ठीक है, एज यू हैव सीन द सिलेबस. वेट अ मिनट, दैट डे वी हैव सीन सिलेबस, बट टुडे वी आर trying to take it again. Okay, first your syllabus have seen security and reconstructions of, it's a financial law syllabus. Okay, 403 the code is, and it is a financial specialization subject. Okay, and wait a minute,
subject course that it is. And what we have seen in financial laws. So first unit we have seen securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest. That is called SARFAESI Act. Securitization and reconstruction of financial assets. Okay, security and reconstruction. अगर आपकी security है उसको आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फाइनेंशियल असेट्स है, यानी मशीनरीज एंड नंबर ऑफ मशीनरीज इंडस्ट्री और ये होता है, तो वहां पे ये सारे रूल्स होते हैं. सो सेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002. उसका मीनिंग, डेफिनेशन, सिक्योरिटी क्या है, रिकंस्ट्रक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सरफेसी एक्ट क्या है, सरफेसी एक्ट 2002 क्या है, नीड फॉर सरफेसी एक्ट क्या है, लॉ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या है, इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, स्पेशल पर्पस कंपनीज, फंडिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, असेट रिकंस्ट्रक्शन, एनफोर्सिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव सीन. सेकेंड यूनिट में कॉर्पोरेट डेप्ट से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट में क्या डेप्ट होते हैं उसका रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, सीडीआर जीडीआर क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या है, ये देखेंगे. थर्ड यूनिट में इंडियन लॉ एंड रेगुलेशंस गवर्निंग इंटरनेशनल बिजनेस. तो ऐसे ऐसे जब जब हम जो जो यूनिट लेंगे वो यूनिट का हम सिलेबस देखेंगे और उस हिसाब से हम अपना सिलेबस कवर करेंगे. तो पहला हम देखेंगे आज सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन मीन सरफेसी एक्ट. ओके, so the Recovery of Debt Due to Bank and Financial Institution Act 1993 was enacted, creating a special tribunal called Debt Recovery Tribunal. है ना, डेप्ट रिकवरी की, डेप्ट के रिकवर, जैसे at the end of March, है ना, the people those who taken loan from bank, financial institution and also they just forwarded the message to their clients कि please recover your loan, because in the time of corona a number of people are not able to pay their EMIs because of no job. The n number of people lost their job, so n number of people's loan account going to NAPA, है ना, non performing asset, because the rule of non performing asset is like that if you don't pay 3 EMIs regularly, right, if you do not pay 3 EMIs regularly, then your account is going to NPA. Then they will give you again 3-month notifications and total 6-month notification, and till 6 months you don't pay 1 EMI also, so that means your account is going NPA, and after that they will recover the amount with the rate of interest, which was too much heavy. Got it? So but at the time of corona, government and our prime minister decided don't take rate of interest from that time. But it's a financial institution, it's a government, they will not leave us. वो छोड़ते नहीं है, वो बराबर रिकवर करते, आगे पीछे रेट इंटरेस्ट बढ़ गया, ये कर लिया, लेकिन थोड़ा सा लिया, लेकिन लिया, सबसे लिया, सबसे रिकवर किया, कोई भी नहीं छूटा है. ठीक है, उन्होंने भले ही नोटिफिकेशन दे दिया, कुछ दे दिया, बट उन्होंने नहीं लेफ्ट किया है, उनको देना ही पड़ा है. So, under the Act, the bank are entitled to approach the tribunal by filing an original application, which is similar to filing a suit in a civil court proceedings. है ना, ये मैटर आता है सिविल में. तो जब डेब्ट ट्रिब्यूनल होता है रिकवरी, तो उसके लिए आपको सिविल केस फाइल करना होता है, ओरिजिनल एप्लीकेशन लिख के कि why you submit the case. However, unlike the civil code, which is supposed to follow the civil procedure code, a special simple civil procedure का एक बुक आता है, बुकलेट आता है, उसमें सारे कोड, उसमें सारे सेक्शंस, उसमें सारी पनिशमेंट, उसमें सारे लॉज, उसमें सारे सॉल्यूशंस दिए होते हैं कि which sections you have to use regarding for that डेप्ट रिकवरी. उसमें ऐसा दिया है कि अगर आपका लोन 1 से लेके 5 तक है तो उसके लिए क्या सजेशन से एवरी इसके लिए है. 3 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, सारे उसमें रूल्स, रेगुलेशंस और सेटलमेंट्स है. नेक्स्ट,
need for SARFAESI. What is the need? It is the objects of reducing non-performing assets could not be achieved even after enacting RDBI Act 1993. RDBI Act मतलब so non-performing asset comes in RDBI Act 1993, and as a result, another legislation on the similar field was enacted and called SARFAESI Act. Okay, so securitization assets, non-performing asset comes in SARFAESI Act, right? समझ में आ रहा है कि आपको? थोड़ा डिफिकल्ट है टॉपिक, बट समझना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल लॉ एंड यू आर अ फाइनेंस स्टूडेंट. यस, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Now next, many known, the object of reducing non-performing asset देखा, many known as to what happen in civil courts and many know as to how to delay a civil case for so many years. Lawyers को पता होता है कि किसका केस जल्दी सॉल्व करना है और किसका केस लंबा खींचना है ना? सिविल मैटर्स एंड नंबर ऑफ पेंडिंग इन कोर्ट्स, क्योंकि सेटलमेंट वाला इश्यू होता है सिविल में, या तो सेटलमेंट करके क्लोज करो या फिर कोर्ट में पड़े रहने दो, सड़े रहने दो. गॉट इट? तो इसमें क्या होता है, जो एक तो पैसा भी बहुत मिलता है क्योंकि फाइनेंशियल केस सेटलमेंट, जैसे हमारा नीरव मोदी का केस है, विजय माल्या का केस है ना? तो ये जो केसेस थे ये कैसे है? सेटलमेंट वाले केस है, इन्होंने पैसे खाए हैं लोगों से, बराबर है? तो इनके साथ सेटलमेंट इजीली तो नहीं होगा, या तो उनको पूरा पे करना ही होगा. वो तो अच्छा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विजय माल्या के जितने भी शेयर्स थे, उतनी प्रॉपर्टी थी, वो सील करके जो अमाउंट रिकवर करना था वो कर लिया. बट सबके साथ ऐसा नहीं होगा ना. तो जो जिसके पास पैसा होगा वो तो बोलेगा नहीं यार मैं लड़ूंगा, मैं तो जितने चाहे उतने पैसे दूंगा लेकिन केस जीतूंगा. तो ये भी उसमें बहुत चलता है, सेटलमेंट मैटर, पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बहुत ये. सो अंडर SARFAESI Act 2002 द बैंक कैन डिटरमाइन द आउटस्टैंडिंग ड्यू आफ्टर nothing the objection from the borrower or guarantor if any proceed against the secured asset. बैंक क्या करती है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज होती है, जैसे आपके EMI चल रहे हैं, आपने 5 इयर्स पे किए, 5 लाख का लोन था, 5 इयर्स पे किए, उसके बाद 2-3 EMI आपने पे नहीं किए, तो आउटस्टैंडिंग EMI आपका एवरी ईयर वो सेट करते रहते हैं स्टेटमेंट कि आपका ये साल में इतना आउटस्टैंडिंग है, इतना आपको पे करना है. तो वो क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्शंस एवरी ईयर में बैंक, बहुत सी ऐसी बैंक है जो आपको एवरी ईयर में ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है, या फिर एट द एंड में देती है नो ड्यू सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं, या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि yes the person is not liable to pay the loan, he has completed his or her all dues, और उसका वो सर्टिफिकेट हमें पे करते हैं ताकि बैंक में आपका क्लियर हो जाए. ठीक है? सो और उसके बदले में भी अभी आजकल बैंक इजीली लोन नहीं देते, तो हमको उनको कुछ तो भी सिक्योरिटी देनी होती है ना? विदाउट सिक्योरिटी, जैसे आपको अगर होम लोन लेना है तो वो क्या करेंगे, जो जिस होम पे आप लोन ले रहे हैं ना उसको ही एज अ सिक्योरिटी अपने पास रख लेते हैं, उसका वैल्यूएशन निकालेंगे, आज का मार्केट रेट निकालेंगे, फ्यूचर का मार्केट रेट निकालेंगे, उस एरिया का मार्केट रेट निकालेंगे, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे कि आज ये बंदे ने अगर 5 लाख में लिया है तो 20 ईयर्स का देते हैं या तो 15 ईयर्स का मिलता है हमको लोन, तो आने वाले 20 ईयर्स के बाद तो इसकी वैल्यू बढ़नी है क्योंकि एरिया ये वो सब मिला के. तो आज इसने 5 लाख का लोन लिया है तो आगे चल के हम इसको 10 या 20 लाख में बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हैं. सो उनका जो थिंकिंग होता है वो इस वे से होता है कि यस, तब जाके वो उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, और वो जो सिक्योरिटी, उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक में ही सबमिट होते हैं, है ना? तो जब तक हम पूरा लोन पे नहीं कर देते तब तक हमें वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे नहीं, हमारे नाम से होंगे नहीं, क्योंकि आज बैंक ने लोन दिया है तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो बैंक के ही नाम से है, बैंक अपने नाम से कर लेती है इनफैक्ट. और जब हमारा पूरा लोन फाइनल हो जाता है तब वो हमें हमारे नाम से कर देती है, नो ड्यू सर्टिफिकेट देती है, एन नंबर ऑफ थिंग. या फिर अगर अदर कोई सिक्योरिटी आप देने चाह रहे हो बैंक को, गोल्ड है, आपकी पॉलिसीज है या कुछ है, तो वो भी आप दे सकते हो.
तो उसके बेस में भी आपको लोन मिल सकता है ना। और फिर उसको फिजिकल पोजीशंस देती है आफ्टर उसका लोन पे हो जाता है तो, ठीक है। सो physical possession of the same and initiating auction proceeding in accordance with the provision of SURFACE Act। और अगर आप लोन पे नहीं कर सकते हैं तो फिर वो लोग क्या कर देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन में निकाल के बेच देते हैं। उनको क्या, उनके पैसों से मतलब रहता है, और उनका अगर उनका पैसा मिल गया तो फिर वो खुश हो जाते हैं, बोलते कि नहीं अभी हमें हमारा पैसा मिल गया है। तो हाँ, उनको उनका पैसा मिल जाता है बैंक को जो भी लोन का है, और हम लोग ये हो जाते हैं। सो बी केयरफुल इसके लिए। आप जब भी अगर कोई लोन लेते हैं तो बहुत ही सिक्योर और बहुत ही ये, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी एसेट्स होती है, जैसे लोन हो गया, आपका पॉलिसीज हो गया, आपका होम हो गया, आपका गाड़ी हो गया, तो ये सिक्योर्ड एसेट है। मतलब इसका लोन जब तक कंप्लीट नहीं होगा ये हमारे पोजीशन में नहीं आएगी टोटली, ठीक है ना। एन नंबर ऑफ पीपल, मतलब जैसे मेरे भी पेरेंट्स बोलते थे कि रेंट से रहने से अच्छा है कि खुद की प्रॉपर्टी ले लो और लोन ले लो, और जो भी आप ईएमआई दे रहे हो तो ऐसा रेंट समझ के दे दो, है ना। क्योंकि क्या है, जैसे बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम रेंट भी देते हैं और हमारा खुद का भी होता है, तो रेंट का भी पैसा जाता है, इधर ईएमआई का भी पैसा जाता है। सो आप भी यंगस्टर हो, अगर आपको कहीं अच्छा प्लेसमेंट मिलता है तो प्लीज बाय योर ओन हाउस एज अ, और उसे आप एज अ रेंट से चलाइए। मतलब वो जो आपका ईएमआई है वो एज अ आप बैंक में रेंट दे रहे हैं ऐसा समझिए, और आफ्टर 15 ईयर्स के बाद वो तो प्रॉपर्टी आपकी होने वाली है ना। सो दैट इज अ गुड आइडिया टू इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से अच्छा है, मतलब दोनों भी पर्पज सॉल्व होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, 15-20 ईयर्स के बाद आपका प्रॉपर्टी भी हो जाता है, और आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि एक खुशी मिलती है कि यस चलो कुछ तो हुआ हमारा, है ना। Now, object, extent and need. What it is the object of SURFACE Act? उसका extension क्या है, need क्यों है SURFACE Act की, क्यों ये बना है? So, an act to regulate a securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security, interest and matter connected therewith or incidental thereto. इंटरेस्ट का आपको ईएमआई एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बन जाता है आपका 20 इयर्स का, और उस हिसाब से ही एवरी मंथ में आपका या तो ईसीएस जाएगा या फिर आपका बैंक पेमेंट जाएगा। अभी तो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है, तो वो उस टाइम पे ही उसी डेट को वो लगता है, तो उस डेट को वो डिडक्ट हो जाता है। So the act extend to whole of India. It came into force on the 21st day of 2002. 2 जून को ये एक्ट अप्लीकेबल हुआ है और इंडिया में, होल इंडिया में। नाउ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लेंड मनी बाय ऑब्टेनिंग सिक्योरिटी, है ना। अगर मनी लेंड देना है उनको तो फॉर बोरो करना है तो उसके लिए वो सिक्योरिटी मांगेंगे, एंड आफ्टर दैट ही वो लोन परचेस या देंगे। द सिक्योरिटी, जैसे हम लोग कार लोन लेते हैं तो कार पे भी वो क्या करते हैं, क्या कार को सिक्योर करके फिर पहले ईएमआई भरो, फिर आपका कार आपके नाम से होगा, ऐसा है वो प्रोसेस। द सिक्योरिटी इज ऑब्टेन्ड टू एक्ट एज अ प्रोटेक्शन for the money advance, and in case of need the money can be realized by the sale of securities. तो सेल ऑफ सिक्योरिटी, अगर वो आपने वो लोन नहीं पे किया तो वो क्या करेगी, बैंक सिक्योरिटी को सेल करके अपना पैसा वसूल करेगी, राइट। सो उनके लिए प्रोटेक्शन होता है वो, कि हमने इसको लोन दिया लेकिन हम सेफ है, हमारा पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास इसकी सिक्योरिटी क्या है, जमा है ना। So banks and financial institutions lends money by obtaining security. The security is obtained to act as a protection for the money advanced, and case of need the money can be realized by the sale of securities. Now lenders, अभी तो कोरोना के टाइम में, पैंडेमिक टाइम में बहुत सारे जो हाउसेस है वो सील कर दिए बैंक ने, क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया, इसलिए एनपीएस में चले गए, रिकवरी चल रहा है उनका, बहुत सारे हैं। अगर आप किसी बैंक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं
तो आपको पता चलेगा कि कौन सी बैंक का कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट है और एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक कितना वो इंक्रीज हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी कितना है, वो कितना इंक्रीज हो गया है, ये आपको पता चलेगा. So lenders write over the securities, both movable and immovable, for the realization of the amount advanced. So were limited and less effective since they were required to take help of the legal system. Legal आजकल everywhere legal होता ही है ना, because it is the security के तौर पे. So which was taking unduly long time to complete prior to passing of the SARFAESI Act 2002. Got it? So that is the Security Act. Next. So what is bird eye view of SARFAESI Act? बर्ड आई व्यू मतलब बहुत चेकिंग होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का, बहुत वेरिफिकेशंस होता है, बारीक बारीक चीजों की वजह से आपका, जैसे आपका उन्होंने 5 दे दिया और आप सिक्योरिटी में बैठ ही नहीं रहे हो, सिक्योरिटी में बैठ नहीं रहे हो मतलब आपका कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपका 3 लाख तक ही अप्रूव हो रहा है, लोन पूरा नहीं हो रहा है, तो इतना चेकिंग करते हैं वो, ऐसे नहीं दे देते. सारी चीजें, आपका इनकम कितना है, आपका होम टेकिंग कितना है, फिर आपके खर्चे क्या है, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, उस हिसाब से वो सारा जनरेट होता है. नाउ बर्ड आई में प्रिलिमिनरी क्या होता है, प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 और 2 मतलब प्राइमरी जो फॉर्म्स होते हैं वो आपको फिलअप करने होते हैं, आपका नेम, आप क्या कर रहे हो, आपका इनकम क्या है, फैमिली में कौन कौन है, वो सारी चीजें. देन सेकंड में क्या है कि रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कौन सी बैंक से आप ले रहे हो एंड ऑल. एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, सिक्योरिटी का क्या एनफोर्समेंट है, क्या उसके लिए करना चाहिए. देन सेंट्रल रजिस्ट्री है ना, रजिस्ट्री के लिए आपको सेंट्रल में जाके वो रजिस्टर करना होता है, किसकी प्रॉपर्टी है, कितने साल के लिए ली है, क्या है सब. देन अफेंस एंड पेनल्टी, अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसके लिए क्या अफेंस है, क्या पेनल्टी आप पे कर सकते हो, और मिसलेनियस जो छोटा मोटा होता है वो सारी चीजें इसमें कवर होती है. अभी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सरफेसी, अभी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, तो इसमें है MARDIA केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ठीक है, जो ऑल इंडिया रैंक में था, मतलब बहुत फेमस था, और ये हुआ था 2004 में. सुप्रीम कोर्ट का जो केस नंबर है उसका था 2371, ठीक है. सेम एज इट इज आप ऐसा डालोगे ना AIR 2004 SC237 अगर गूगल में, तो वो केस ओपन हो जाएगा और आप उसको मतलब बहुत बड़ा केस होता है तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें शॉर्ट में दिया है. तो इसमें क्या हुआ था कि सिंस दिस ऑलरेडी एग्जिस्टेड RDBI Act 1993, this was no need for draconian legislation like SARFAESI, मतलब ये इसके अंडर में नहीं आ रहा था क्योंकि केमिकल का केस था, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइल किया था. द मैकेनिज्म प्रोवाइडेड फॉर रिकवरी ऑफ द डेट अंडर सेक्शन 13 डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी एडजुडिकरी फोरम. उन्होंने सिर्फ एक्ट बनाया और उसमें कोई एडजुडिकरी नहीं है, मतलब कंपल्शन नहीं रखा. सो NPA इज डिक्लेयर्ड ऑन वीम्स एंड फैंसीज. क्या कर दिया था, वीम्स एंड फैंसी में फ्रॉड, और ये डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने इस एक्ट में, इस केस में. सो that remedy of appeal under section 17 of the act is also illusory since appeal is entertainable only when 75% amount claimed is deposited by the borrower, है ना. 75% अमाउंट अगर बोरोवर ने सबमिट किया है और अगर आप क्लेम कर सकते हो तो इट इज, या फिर उस टाइम में आपको कुछ तो भी अमाउंट पे करना होता है, ठीक है. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, उसके क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. देयर इज टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. द टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डील
in the act are what it is, enforcement of security interest, right? So enforcement of security interest and सिक्योरिटी इंटरेस्ट में जो आपका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता है ना, वो पहले से ही बना होता है, सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो आपका पहले से ही बना होता है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और जो असेट्स आपने सिक्योरिटी के तौर पे बैंक में रखी है, सो ये दो एस्पेक्ट पे आपको लोन प्रोवाइड होता है। नाउ पार्ट 1 है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सो वो देखते हैं कि पार्ट 1 में एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है। अभी देखिए, सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन मीन्स एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। Acquisition of financial asset means if a number of people buying home or shops, commercial and all, so at that time they are not able to pay the money, so that time another means the bank acquires your asset, है ना, acquired your asset and they sell to others through auction and all. So said or by any securitized company or reconstruction company for any organized originator, whereby raising fund by securitization company through is issues of security receipt representing undivided interest in such financial assets or otherwise. अभी इसमें देखिए डायग्राम आप देख रहे हैं, सिक्योरिंग असेट्स है ना, सो बोरोवर्स है एक एंड लेंडर है ना, जो देने वाला है और एक लेने वाला है, ठीक है। सो सिक्योरिटिंग असेट्स, उसने क्या दिया इसको सिक्योरिटी, फाइनेंशियल असेट्स क्या है, ठीक है। देन सिक्योरिटी रिसीट में क्यूआईबी इन्वेस्टर एंड एसपीवी, मतलब ये लोग क्या है, इन्वेस्टिगेटर्स है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी एसेट एंड कंसिडरेशन ऑफ असेट परचेस, बोथ थिंग्स होता है इसमें कि जैसे मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस की है ना, तो मैं थर्ड पार्टी से ही लूंगी, जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसी से लूंगी, तो वो बोलेगा कि आप प्रॉपर्टी लो, मैं आपको लोन सैंक्शन करा देता हूँ बैंक से, है ना। तो बैंक क्या करेगी, जो प्रॉपर्टी है किसके नाम से है आज के डेट में, वो बिल्डर के नाम से है, पेमेंट कौन कर रहा है, मैं करूंगी, है ना, क्योंकि वो मुझे, तो मैं पहले पेमेंट करूंगी, है ना, 50%, 75%, कुछ तो भी 50, उसके रूल्स होते हैं, रेरा एक्ट पढ़िए, रेरा एक्ट में सारी चीजें दी होती है कि किस लेवल तक वो आप लेके जा सकते हो। तो उसमें आपने जैसे थर्ड पार्टी है, मैंने होम परचेस किया, तो मान लीजिए 10 लाख का है, तो मैंने उसे 2 लाख से दिए है, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, और एग्रीमेंट कर लिया मैंने कि भाई मुझे ये प्रॉपर्टी परचेस करनी है, फॉर दैट पर्पस आई हैव पेड 2 lakh out of 10 lakh, whole property value including maintenance and all is a 10 lakh, and उसके लिए अभी मैंने 2 लाख दिए हैं, और बाकी के जो 10 लाख है वो मैं उसे लोन के थ्रू दूंगा, या फिर जैसे भी वो होता है एडजस्टमेंट उसके हिसाब से दूंगा, ऐसा मैं पहले एग्रीमेंट करूंगी, और उस एग्रीमेंट को लेके मैं बैंक में जाऊंगी, ठीक है। बैंक मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, अगर बिल्डर के ओके है और मेरे ओके नहीं है तो मुझे लोन सैंक्शन नहीं होगा। तो मेरे वेरीफाई करेगा मैं क्या काम कर रही हूँ, मेरा सैलरी स्लिप, मेरा होम टेक, एवरीथिंग चेक होगा। अगर मेरा सैलरी 3 लाख पर मंथ है या ज्यादा है, और अगर जैसे अगर 10 लाख है, तो मैक्सिमम आपको 7 to 8,000 का ईएमआई आता है, तो वो सारी चीजें चेक करेंगे कि वी आर लाइबल टू पे 7 to 8,000 पर मंथ, उसके बाद भी उसके लिए बचता है कि नहीं, और उसके बाद ही वो हमें क्या करते हैं, लोन है, उसके लिए आपको आईटीआर देने होते हैं, फॉर्म 16 देने होते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स जो है बैंक में एज सिक्योरिटी के तौर पे उन्हें देनी होती है, तब जाके आपका लोन सैंक्शन होता है, और आप फिर लोन भी सैंक्शन हो जाता है, आप पे भी करने लग जाते हो, लेकिन प्रॉपर्टी बैंक में ही रहती है, बैंक के नाम से ही रहती है, भले ही आप उसको पे कर रहे हो, लेकिन वो उसी के इसमें रहती है अंडर में, और उनको राइट्स होते हैं, वो सब सिग्नेचर्स डॉक्यूमेंट में साइन ले लेते हैं कि अगर हमने नहीं पे किए तो ये बैंक जो भी है वो कर सकते हैं, सारी चीजें उसमें मेंशन होती है, वो उनके एग्रीमेंट में, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट,
taking the asset for when the bank or financial institution decide that the financial asset, the securitization company or may be given about such acquisition to the obligor and borrower or any other person liable to repay the bank, है ना। फिर ऐसे अगर उनको पता चल जाता है कि इन्होंने ये लोन पे नहीं किया है, तो जो जो लोग उसमें गारंटर है, जिन जिन लोगों ने वो प्रॉपर्टी पेपर पे साइन किए हैं, उन सबको नोटिस जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, बैंक को, सिक्योरिटी को, मुझे, बिल्डर को, और जितने भी मतलब लोगों ने गारंटर्स होते हैं ना, आपको 3 गारंटर्स भी देने होते हैं, तो उनको भी नोटिस जाता है कि भाई ये लोन जो है वो आपने पे नहीं किया है और आप इसके लिए लाइबल हो पेमेंट के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, so notice for enforcement of security, what it is. Section 13(2) of the SARFAESI Act speaks about the notice to be given by the secured creditor to the borrower who has defaulted in making the repayment and whose account is classified as NPA। सरफेसी एक्ट कहता है कि अगर आप नोटिस दे रहे हो, नोटिस देके भी आपका बोरोवर आपको पैसे नहीं दे रहा है, डिफॉल्ट हो गया है रिपेमेंट के लिए, तो आप उसका अकाउंट क्या कर दो, एनपीए डिक्लेयर कर दो, तो वो एनपीए डिक्लेयर हो जाता है। इसलिए रेगुलर ईएमआई पे करना मस्ट है। Now, the preconditions to get the right to serve this notice is that the notice should be asking the borrower to discharge in full his liability to the secured creditors, and within 60 days from the date of notice, failing to pay to by the borrower, the secured creditors get further right as detailed in the act। उसके बाद में भी अगर आप 60 डेज के अंदर पे नहीं करते हैं, तो वो आपको मतलब फेल्यूर डिक्लेयर कर देते हैं, और वॉट एवर द प्रोसेस, वो अपना प्रोसेस मतलब उस असेट को फ्री करने का प्रोसेस वो स्टार्ट कर देते हैं। सो प्रीकंडीशनिंग टू गेट द राइट टू सर्व दिस नोटिस मींस फर्स्ट दे हैव सेंड यू द नोटिस 7 days, within 7 days and after 15 days और 7 days का ही रहता है। अभी तो 7 days का ही नोटिस होता है। 7 days के अंदर अगर आपने उन्हें रिप्लाई नहीं दिया या फिर आपने पेमेंट नहीं किया, so they are liable to declare your property as an NPA, and it should be, notice should be asking the borrower to discharge in full his liability to secured creditors within 60 days, and after that second notice sent to the borrower that you pay your whole liability within 60 days। मतलब अगर आपने 3 EMI नहीं पे किए, आपने 10 लाख का लोन लिया और अभी तक आपके 3 लाख ही पे हो चुके हैं, तो रिमेनिंग 7 लाख जो है उसके लिए आपको नोटिस आएगा कि प्लीज पे योर अमाउंट 7 लाख विद इन 16 डेज। 60 दिन में आपको पे करना है। अगर आपने 60 दिन में पे नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी एनपीए डिक्लेयर होगी और उसे बैंक ऑटोमेटिकली सेल करेगी एज पर देयर रूल्स। नोटिस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 13(2) क्या है? द नोटिस should give the details of the amount payable by the borrower and the secured asset intended to be enforced by the secured creditor in the event of non-payment of secured debt by the borrower, है ना। नॉन पेमेंट, अगर आपने पेमेंट ही नहीं किया है तो यू आर लाइबल टू पे होल अमाउंट। borrower is liable to pay whole amount। नोटिस शुड बी डिटेल्स इन अमाउंट पेएबल, उसमें सारी डिटेल्स आपकी पे होगी कि आपका टोटल अमाउंट कितना है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आपको प्रिंसिपल कितना पे करना है, आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है, एवरीथिंग। ओके, here we have take only 5-minute break, then we'll start। okay, only 5 minutes because today, so take a 5-minute break, then we'll continue।
Okay, let's start. So notice for enforcement of security, what it is. Through the act contemplates giving of only two particulars, visualize details of amount payable and details of security. So in the notice said above, it is a more proper to give the details of defaults, overdues, period, and the date from which the account is classified as NPA. So facility wise security and particular of security document executed by the borrower. Everything bank checked. उन्होंने क्या फैसिलिटी दी थी, बोरोवर्स ने क्या उनको कमिट करके दिया था, बिकॉज सब रिटर्न में उनके पास रहता है एवरीथिंग. ठीक है. सो ऑन दैट बेसिस पे वो लोग हमें नोटिस भेजते हैं. उनके पास सारी चीजें पहले से ही मेंशन होती है. नेक्स्ट, नोटिस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी. अभी आपको एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी का नोटिस भेजेंगे. वो एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस लीगल consequences it may by the borrower is punishable under SERPC Act. So it is advisable that the notice mention about the legal consequences and penal provision. If you are not paying as per their notice and rules, so they send they make an applications and submit the code and a tribunal code regarding the person is default to pay his EMIs and payment. और इसके लिए वो कोर्ट में अपना केस, या फिर हम भी लोग डाल सकते हैं. अगर आपको नहीं करना है या आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं वो लोग, तो आप डाल सकते हैं. बट दे डोंट फोर्स टू यू. ओके, द रूल्स इज रूल्स. अगर आप आज पेमेंट कर देते हैं पूरा, तो वो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी. बट वो सुनते नहीं है, उनको पूरा पैसा चाहिए होता है. अगर एक बार, दो बार, तीन बार आपका EMI फेल हो जाता है, तो आफ्टर दैट दे नोट आपको सेंड कर देते हैं, जैसे हमने पहले देखा. और उसके बाद आपको पूरा पैसा रिकवर के लिए वो नोटिस भेजते हैं, जो आप नहीं कर सकते एट अ टाइम. इतना कहाँ से लाएंगे ना. सो उसके लिए आप फिर कोर्ट में ये कर सकते हैं. लेकिन उनका कहना है SERPC एक्ट का कि अगर आप नहीं पे कर रहे हो तो हम आपको पनिशमेंट करेंगे, या फिर वो पेनल कोड में आपको उतारेंगे, और फिर आपके ऊपर केस चलेगा, है ना, लीगल केस. ऐसे नोटिस उनके आते रहते हैं ताकि वो डर जाए और हम लोग ये सब कर ले. द एक्ट डज नॉट, मतलब नोटिस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी में द एक्ट डज नॉट कंटेम्पलेट अ रिप्लाई फ्रॉम द बोरोवर टू द नोटिस. हाँ, हम लोग नहीं देते हैं, है ना. नोटिस का रिप्लाई हमारी तरफ से नहीं जाता है. सो बट द बोरोवर में मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू द नोटिस सो रिसीव्ड बाय हिम. हाँ, वो ये बोलता है कि भाई मुझे मिला है और मुझे कुछ समय चाहिए, मैं इतने में पे नहीं कर सकता, है ना. वी आर नॉट एबल टू पेइंग सच अ बिग अमाउंट, वी नीड टाइम, एंड फॉर दैट दे रिक्वेस्ट देम. ठीक है, दे सेंड नोटिस टू बैंकर्स through their lawyer कि we are not able to pay that kind of amount, so please give me some times and all. That kind of notice they issue. So a notice for enforcement of security में if the borrower submits any representations to the said notice, the bank is required to give reply to that notice under section 33A within a week, right? So notice for enforcement of security में if the borrower submits any representation to the said notice, the bank is required to give reply to notice under section 1330A3A within a week. अगर borrower ने उसको reply दिया है तो बैंक भी उसे reply देगी 1330A के अंडर कि we are not accept your applications and all, you need to pay such amount. और वो बढ़ता जाता है अमाउंट, वो जानबूझ के बढ़ाते हैं अमाउंट को. तो ठीक है, रूल्स है, रूल्स को फॉलो करते हैं. सो दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. सो नोटिस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी में नेक्स्ट पॉइंट है द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स must apply his mind to the objection raised by the borrower in reply notice served on him by the secured creditors, and reasons for rejection must be conveyed to the borrower. ये केसेस जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, बैंक हो गया, जितने भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपकी सिक्योरिटी है, जैसे n नंबर ऑफ कंपनीज की अगर हम बात करें तो वो जो मशीनरीज लेते हैं
प्रोडक्शन के लिए, वो कैश में थोड़ी होता है, वो सारा लोन पे ही होता है, क्योंकि वो मशीनरीज 3 करोड़ की होती है, एन नंबर ऑफ अमाउंट उसमें स्पेंड है, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस के लिए जो मशीनरीज लगती है वो बहुत हेवी होती है और वो अदर कंट्रीज से मंगानी होती है, तो उसके लिए भी लोन होता है एन नंबर ऑफ। तो ये इसमें बहुत वहाँ पे बहुत सारी केसेस होती है, तो सेटलमेंट वाले इश्यूज ज्यादा होते हैं, तो उनका लीगल लॉयर होता है जो ये सारे केसेस हैंडल करता है। ठीक है, तो वो उस दौर से ये उस रिलेटेड ये सारे जो केसेस है नोटिस देना, फिर बैंक उसको नोटिस देगी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नोटिस देगी, एंड ऑन दैट बेसिस पे वो उनका जो लॉयर है और इनका लॉयर है वो आपस में वो डिस्कस करेंगे केसेस को, एंड आफ्टर दैट दे विल सॉर्ट आउट इट। ओके, बट जो बोरोवर होता है उसे कन्वे किया जाता है, उसका बार बार रिजेक्शन किया जाता है, तो ये मैटर जो कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट में फिर उसका वकील और इनका वकील, तो बोथ साइड ऑफ एडवोकेट्स फाइट द केस। नाउ for enforcement of security में the reply to the borrower giving the reasons for not accepting the objection, है ना, रिप्लाई करता है borrower कि मुझे objections नहीं है, of the borrower does not give an occasion to resort to any proceeding such as a stay application, injunction etc. to restrain creditors action। जो भी एक्शन उस पे लिया है, अगर borrower liable नहीं है और वो चाहता है कि भाई भेज दे, तो इट्स ओके, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, ठीक है बाबा कर ले जो भी करना है वो, है ना, क्योंकि वो उसके प्रोसेस में ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, whatever the notice, whatever the reply they have given, but sometimes हमें एक्सेप्ट करना होता है उनका जो भी इंजेक्शन, क्योंकि लीगल प्रोसेस होती है, अगर हमने उसमें डिले किया या फिर कुछ किया तो हमें पेनल्टी पे करनी होती है, और लीगल पेनल्टी बहुत होती है, इसलिए एन नंबर ऑफ पीपल सेड कि नहीं उनका जो प्रोसेस है उन्हें कर दो, या तो फिर कोर्ट में जाके आप अपना केस डिले करो या फिर सेटलमेंट करो। सो नो इंजेक्शंस, नो ऑब्जेक्शंस। इसमें इंजेक्शंस में भी टेम्पररी इंजेक्शंस, परमानेंट इंजेक्शंस ऐसे है लॉज में, तो वो टेम्पररी आपको इंजेक्शन मिल जाता है अगर आप सूट फाइल करते हैं, तो उसके लिए सूट फाइल करना होता है, केस फाइल करना होता है। borrower not paying as per notice, if borrower not paying as per notice, आपको नोटिस आया और आपने पे ही नहीं किया है, नंबर ऑफ नोटिस वी हैव रिसीव्ड, सो बैंक कैन टेक पोजीशन, बैंक क्या कर लेती है, वो पोजीशन अपने हाथ में ले लेती है ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स ऑफ बोरोवर, इंक्लूडिंग राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज, असाइनमेंट और सेल फॉर रियलाइजिंग द सिक्योर्ड एसेट। Got it? Bank has a right to take this action against you. Why? Because they sending you a number of notices and you deny to reply it. Therefore, bank has a right to take possession of your secured assets, and they sell your assets and release their money. जो उनका मार्केट में फंसा हुआ है वो मनी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। सो टेक ओवर द मैनेजमेंट, व्हाट इट इज, टेक ओवर द मैनेजमेंट मींस ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स ऑफ द बोरोवर, इंक्लूडिंग द राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज, असाइनमेंट और सेल एंड रियलाइज द सिक्योर्ड एसेट। एसेट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, लीज के बेस पे, लीज वाली भी बहुत सारी एसेट्स होते हैं, हम लोग लीज भी सो वो असाइनमेंट और सेल एंड रियलाइज द सिक्योर्ड एसेट। तो बोरोवर को नोटिस देके अगर वो नहीं मान रहा है तो उस एसेट को बेच देते हैं और फिर उसे रिलीज करते हैं। बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास अगर कंस्ट्रक्शंस में है तो वो क्या करते हैं, किसी को बेच के वो असेट का जो पैसा आता है वो बैंक में भर देते हैं, लेकिन सभी के दिमाग नहीं चलते ना, और प्रॉपर्टी ऐसी चीज है वो इंस्टेंट नहीं सेल होती, उसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि इंस्टेंट इतना पैसा कोई नहीं देगा आज के डेट में, आज के मार्केट में। अगर हमारा जीडीआई देखा जाए तो एन नंबर ऑफ 2 या 3% लोग होंगे जो इतने अमाउंट में परचेज, लेकिन उसके लिए भी रीजन देना होता है, एट अ टाइम आप इतना ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते ना वन डे में, उसके लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी, उसके भी रूल्स है कि इतना अगर कैश पे करते हो तो उसमें टीडीएस पे करना है, उसका सर्टिफिकेट लेना है, एन नंबर ऑफ लोचे है उसमें, तो कोई भी इतने अमाउंट में पे नहीं करेगा एट अ टाइम, उसको टाइम ही लगेगा, 6 मंथ का टाइम रहता है या तो 1 ईयर का टाइम रहता है, और वो देना ही होता है, दैट इज
prominent. So appointment any person as manager to manage the security assets, the possession of which has been taken over by the secured creditors. और जिसके तरफ से आपने लोन लिया है उसको उस चीज का पोजीशन, अगर बैंक ने दिया है तो बैंक लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लिया है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उसका पोजीशन मिल जाएगा. So required at any time by giving notice in writing any person who has acquired the secured asset from the borrower and from whom any money is due or may become due to the borrower to pay to the secured creditor. So such demands from the other person will be to extent of secured debt. है ना, जो भी है वो या तो वो अगर आपने नोटिस का रिप्लाई दिया तो आपका एक्सटेंड हो सकता है कुछ, मतलब 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप उसे लिख के दे दो कि मैं 3 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, तो वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा. बट आप कुछ भी पे नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं दे रहे हो, मिल ही नहीं रहे हो बैंक में जाके, तो आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपका सैंक्शन ही नहीं होगा, अमाउंट आपका सैंक्शन नहीं होगा. गॉट इट? सो जो भी डेप्ट है, जो भी लोन है, उसे आपको फॉलो करना ही है, मतलब उतना पे करना ही है, अदरवाइज आपके ऊपर लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, एंड नंबर ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज डे बाय डे. नाउ borrower not paying as per notice. So appoint any person as a manager to manage the security asset, the possession of which has been taken over by the secured creditors. So all companies and others person appoint a person as a legal person specially, so manage the security asset to possession of which has been taken over the secured creditors. तो creditors से कैसे हमारे अंडर करना है उसके लिए बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं बेचना है, इफ यू डू नॉट इंटरेस्टेड टू सेल और गिवन योर प्रॉपर्टी, सो यू नीड टू पे द EMIs, है ना, वॉट एवर द पर्सन, एंड सिक्योर्ड हो जाओगे. बट उसके लिए पैसा ही खर्चा करना पड़ता है, नंबर ऑफ मनीज आर स्पेंड फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट. मतलब इससे अच्छा तो आप सोचेंगे यार इसको 10 लाख देने से अच्छा 10 लाख में पे कर लेता तो मेरी प्रॉपर्टी क्या हो जाती थी, फ्री हो जाती थी या फिर सिक्योर हो जाती थी. बट इसके लिए भी आपको आपका EMI जो था वो 3 मंथ से ऊपर हो गया था, तो आपने अगर आपके अच्छे रिलेशन है सो दे विल गिव अ टाइम. बट आप अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको थर्ड पर्सन को अपॉइंट करके उस इशू को सॉर्ट आउट करना होगा. सो रिक्वायर्ड एनी time by giving notice in writing any person who has acquired the secured assets from the borrower and from whom any money is due or may become due to the borrower to pay the secured creditors. Such demands from the others person will be to the extent of secured debt. Extent of secured debt, जो भी secured debt है उसके लिए क्या करेंगे आप, एक्सटेंड करोगे, है ना. सो मतलब कि नोटिस जब आ जाता है, लीगल नोटिस आपको कि आपका असेट जो है वो बोरो हो चुका है या जो भी है, तो लीगल नोटिस आने के बाद आपको डिमांड्स आती है, वो पे करने होते हैं, आपके टैक्स के ड्यूज होते हैं, नंबर ऑफ ड्यूज होते हैं जो आपको पे करने होते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट, नाउ how to appropriate sale proceeds, what it is exactly. So when sale of secured asset is made, the appropriation of sale proceed realize the required to be made in the following orders. What is the following order? So when the sale secured asset जो है वो appropriation of sale proceed realize the required to be made in following orders, which order is firstly towards cost charge and expenses incidental towards preservation and protection of securities, right? Preservation and protection of securities, insurance, premiums, etc. that are recoverable from the borrower, जो हम बोरोवर से रिकवर कर सकते हैं. क्या? तो उसका कॉस्ट, जो केसेस का चार्ज है, नोटिस के चार्जेस है,
एन नंबर ऑफ थिंग्स ऐसी होती है जो हम उस पे क्लेम कर सकते हैं, जिसका जिसके मतलब अगर हम क्लेम करें तो उसका एक्सपेंसेस हमें रिकवर होता है, रिकवरेबल होता है. सो सेकेंडली टुवर्ड्स द ड्यू ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है तो थर्ड उसको भी देगा. Thirdly, if there is any surplus, if it will be paid to the person entitled, there is in accordance with the right and interest, तो वो भी मिलेगा. अगर आप कुछ और चार्ज करना चाहते हैं उसमें तो वो भी उसको पे करना होता है. सो बी केयरफुल अबाउट टू गो एनपीए. अगर आप एनपीए में जाते हो तो आपको एन नंबर ऑफ मनी पेस्ट करना होता है. सो रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? सो ये केस दिया है महेश चंद्र वर्सेस यूपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन 78. केस का दिया है 1 SC सेट. इंपॉर्टेंट रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन रिप्रोसेशन. द टेक्निशियलिटीज implied by these rules have been overruled by the Supreme Court in Jagadamba Oil Mills case, but the rule of natural justice continue to apply. मतलब जो ऑलरेडी जो रूल है वो अप्लाई होंगे, बट उसको थोड़ा बहुत ये करके आपका सेटलमेंट कर सकते हैं. इसलिए वो इसे हम नेचुरल जस्टिस कहा जाता है सिविल केसेस में भी, क्योंकि क्या होता है इसमें सेटलमेंट है. मतलब ऑब्वियसली जो है मतलब मनी जो है वो अननेसेसरी मतलब जैसे मैंने अगर हर इंस्टीट्यूशन को, मेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, मैं बहुत ही पॉपुलर हूँ और मैंने ऐसे 25 लोगों को पैसा देके रखा है, तो मेरा पैसा ही रिकवर नहीं हो रहा है. तो मुझे तो पैसा रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. भाई आ जा, चला जा, 5 दिन रखा, 5 दिन रखा. तो ये जो सेटलमेंट होता है, तो इसकी वजह से वो नेचुरल जस्टिस मतलब ठीक है भाई चल दे दे, लेट दे, इंटरेस्ट के साथ दे, बट दे, क्योंकि मेरा पैसा अगर फंसेगा तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, है ना. सो दैट काइंड ऑफ जस्टिस आर देयर. द फॉलोइंग आर इम्प्लिसिटली स्टिल एप्लीकेबल. अटेम्प्ट मस्ट बी मेड फॉर बेस्ट पॉसिबल प्राइस. इजीएस्ट इंडिकेशन इन अ पब्लिक ऑक्शन, है ना. कम से कम प्राइस, पब्लिक ऑक्शन की प्राइस कम हो, फिर वो बोली लगाते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, that kind of auctions has been done. So borrower must always be given a right of first refusal or improving upon the price. First time तो वो कोई भी डिनाई करेगा. So the sale must not be made at the back of the borrower. तो जो सेल होता है वो बैक ऑफ द बोरोवर के इसमें होता है, जो उसे पे करना होता है ना. वो तो होके ही रहता है. ऑक्शन अगर बैंक ने डिक्लेयर कर दिया कि ये तारीख को इतने बजे आपका ऑक्शन होगा, तो वो ऑक्शन होगा ही. सो यू आर लायबल. अगर आप ऑक्शन में पे कर रहे हो तो दैट इज गुड, है ना. वो भी एक अच्छा मतलब पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि बैंक उसी को ऑक्शन करती है जितना रिकवर करना होता है. या फिर अगर हमने बैंक को बोल दिया कि ठीक है बाबा ऑक्शन करो, आप ना, आपको कितना चाहिए, 5 लाख चाहिए ना, आप इसका प्राइस 15 लाख रख दो, आप 5 लाख ले लेना, बाकी का मुझे दे देना. गॉट इट. तो ये सेटलमेंट होता है प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो इंक्रीजेबल वैल्यू होती है, तो उससे प्रॉफिट ही मिलता है ना. Who should exercise power from bank? The SARFAESI Act has given different right, है ना, to the secured creditor. The right of a secured creditor under the Act need be exercised by one or more of its officers. So authorized in this behalf in such manner as may be prescribed. Such manner, some rules, regulations we need to do, whatever the rights, everything mentioned in the SARFAESI Act. Okay, if you are read carefully, so you read the rights, bank right, borrower right, creditors right, purpose, penalty, offense, amendments, n number of things are mentioned in SARFAESI Act. So these need to be exercised by one or more of its officer authorized in this behalf in such manner as may be prescribed, whatever the rules, right? So the powers of enforcing securities need to be exercised, okay, prudently, fairly, and with due care and cautions. The rules frame under SARFAESI Act. As per SARFAESI Act में जो आएगा power, enforcing security, everything frame as per the SARFAESI Act.
केसेस लिखने पड़ेंगे, केसेस, राइट? So restrictions on borrower on receiving under section 32 notice, है ना? 3 notice, 1, 2, 3, 13(1) का notice जाता है, 13(2) का, 33 का. So when the borrower receive the notice from the creditor under section 32, the borrower shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, other than in the ordinary course of business, any of his secured asset referred to in the notice without prior written consent of the secured creditors. He should consent of the creditors, otherwise he is not able to sell his property. He has no right to sell his property without any consent. So consent is most important. So non-compliance with this provision attracts penal provision under SARFAESI Act that provide punishment of imprisonment of 1 year or fine or both. Got it? So non-compliance with this provision attacks penal provision जो होता है SARFAESI Act में, उसमें punishment और imprisonment भी क्या है? लाइबल होता है कि इतना इम्प्रिजन पड़ेगा, इतना आपका कंसेंट है एंड ऑल. ठीक है. Now judicial authority help to bank for taking possession. So when the secured creditor is required to take possession or control of the secured assets, or when the secured asset is required to be sold or transferred under the provision of the SARFAESI Act, the secured creditor can take help of the chief metropolitan magistrate or the district magistrate by making request in writing. Writing में देते हैं आपको. If you request them or creditor or possessioner, अगर उसे बोलते हैं कि we need to in written document, वैसे तो सारा written ही होता है. So at the time of sale, that time they return the provision or the clause on what basis they have taken. So chief metropolitan magistrate or district magistrate को write करते हैं. So on such a request being made, the chief metropolitan magistrate or the district magistrate, as the case may be, shall take possession of security asset and document relating thereto. ना पोजीशन अगर मिल गया है तो उसी समय डॉक्यूमेंट की अभी ये प्रॉपर्टी जो है वो इसकी थी, अभी देखिए आप कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत बार जगह बोर्ड लिखते हैं, लिखा रहता है कि दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंग टू सो एंड सो पर्सन, है ना? ऐसे हम पहले बहुत देखते थे ऐसे बोर्ड की ये प्रॉपर्टी इसकी है, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते. जैसे खाली जगह होती है वहां पे जो बंजारन लोग वगैरह आके अपना ये कर लेते हैं, तो वहां पे भी वो नोटिस लगा देते हैं कि ये जगह ये फलाने की है, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते. तो ऐसे जो प्रॉपर्टीज के इश्यूज है वहां पे आप लीगली अपना ये कर सकते हैं. और ये केस में जैसे जुडिशियल अथॉरिटी मैजिस्ट्रेट के पास जाके भी आप ये सारी चीजें फाइल कर सकते हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टी इसकी है तो हमें ये रिटर्न में चाहिए, ताकि आगे चल के कोई ये ना हो, है ना? इसमें थोड़ा सा मतलब इनसिक्योर होता है प्रॉपर्टी के मामले में. हमको पता है कि बहुत पुराने केसेस चल रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, है ना? तो ये थोड़ा सा इनसिक्योर मतलब मैटर होता है, इसलिए बैंक सारी चीजों को लिख के लेती है, सारे प्रूफ्स सारे अपने पास रखती है. सो ऑन सच रिक्वेस्ट बीइंग मेड द चीफ मैजिस्ट्रेट, they return into the document. So district magistrate as a case maybe shall take possession of security assets and documents relating to thereto. So the metropolitan magistrate on the district magistrate may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used such force as may be in his opinion necessary. Whatever the opinion और जो भी है. So metropolitan magistrate have right to use this force. Okay, so any act of the metropolitan magistrate or the district magistrate for and while taking possessions of the security shall not be called in question in any court or before any authority. आप any authority के legally ही जाना पड़ता है, आप किसी का भी ये नहीं ले सकते, सजेशन नहीं ले सकते, या फिर सजेशन ले सकते हैं बट अगेंस्ट नहीं जा सकते आप, राइट? जो भी है उसको आपको एक्सेप्ट करना होता है एंड देना होता है. नाउ
So notice on taking management of the borrower concern. Borrower concern से related क्या है? So when the secured creditor takes over the management of business of borrower, he may publish a notice in a newspaper published in English language and in a newspaper published in Indian language in circulation in the place where the principal office of the borrower is situated for appointment of. उनका अपॉइंटमेंट लिया जाता है और ऑन दैट बेसिस पे न्यूज पेपर पे उसका अपॉइंटमेंट जो है वो सर्कुलेट किया जाता है, बोरोवर को बताया जाता है कि यस दिस इज द सर्कुलर, this is the principal amount, this is the interest you need to pay, right? So director, if the borrower is a company as a defined in Company Act 1956 to be the director of such company. अभी अगर आप कंपनी से रिलेटेड है तो डायरेक्टर लायबल रहेगा, आप अगर खुद रिलेटेड है तो बोरोवर की लिस्ट में आप आते हैं। ऐसे एन नंबर ऑफ केसेस होते हैं जो जिसकी मतलब लाइबिलिटीज पे डिपेंड करते हैं। कंपनी है तो डायरेक्टर के नाम से आएगा बोरोवर, है ना, क्योंकि लोन तो उन्हीं के नाम से लिए जाता है। किसके नाम से? डायरेक्टर के नाम से। Got it? Now, administrator in any other case to be the administrator of the business of borrower, ना, बिजनेस में जिसके भी नाम से लोन लिया है तो वो क्या रहेगा? लायबल रहेगा। Now, effect of notice and taking over the management. What it is? On publication of such notice, the director of company, in case the borrower is a company, and in other cases, person holding any office having power of direction and control of the business of the borrower immediately before the publication of the notice, so shall be deemed to have vacated their offices. Yes, पब्लिक प्रॉपर्टी है तो पब्लिक में जाएगा, वो एडजुडिकेशंस उस हिसाब से करेंगे। सो ऑन पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिस द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन केस द बोरोवर इज कंपनी एंड इन अदर केसेस पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस हैविंग पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। Got it? So publications नोटिस को पब्लिश किया जाता है कि दिस प्रॉपर्टी ये इसकी थी और अभी ये इसके नाम से हो गई है, ये देश से, एंड ऑल थिंग्स दे हैव पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। Got it? So as an effect of this, any contract or management between the borrower and any director or manager thereof shall be deemed to be terminated, है ना, अगर उसने कुछ किया तो उसको टर्मिनेट किया जाता है। They have right to terminate them. So on publication of above said notice and there the appointments of director or the administrator as stated above, all the property and effects of the business of borrower is deemed to be in the custody of the directors or the administrators so appointed as the case may be. ठीक है, तो वो केस में भी आपको अपॉइंट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ताकि आप उसको वो बोरोवर को डीम्ड कर सके उसको, या फिर अगर वो डिनाई करता है पेमेंट से तो उसे क्या किया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है। अभी मैं एक केस आपको बताती हूँ कि जैसे एक केस था, फैमिली केस था, मतलब पहले के लोग बोलते थे ना कि 50-50% राइट होता है, मतलब सिस्टर एंड ब्रदर्स का, तो दोनों बहन भाई थे तो उनका उस प्रॉपर्टी में 50-50% था। बट आफ्टर मैरिज ऑफ ब्रदर ने डिनाई कर दिया सिस्टर को देने से कि नहीं ये प्रॉपर्टी पे, जबकि वो प्रॉपर्टी किसकी थी? उनके फादर की थी। तो ऑब्वियसली दो बहन भाई थे तो उनका राइट था, बट आफ्टर मैरिज जो ब्रदर था उसने डिनाई कर दिया। सो सिस्टर वेंट टू कोर्ट। ओके, सिस्टर कोर्ट में गई और उसने बोला कि नहीं, दिस इज माय फादर प्रॉपर्टी एंड वी आर टू मींस सिस्टर एंड ब्रदर, सो आई हैव अ राइट टू माय फादर्स प्रॉपर्टी। एंड वो जो केस है कम से कम 25 ईयर्स चला, क्योंकि जब उस लड़की की शादी हुई थी तो उसके पापा नहीं थे, पापा बचपन में ही चले गए थे, तो मम्मी जो थी, उनकी मदर थी, उन्होंने उस प्रॉपर्टी पे
ये किया था, और बिफोर मैरिज उसने डिक्लेयर किया था, मतलब कहीं पे भी रिटर्न नहीं था। आप इसको समझ रहिए कि रिटर्न कहीं पे भी नहीं लिखा था, लेकिन ओरली उन्होंने कम्युनिकेट कर लिया था कि आधी प्रॉपर्टी बेटे की होगी, आधी प्रॉपर्टी बेटी की होगी। और बेटी की शादी हो जाती है तो शादी के बाद जो उसकी मदर होती है और ब्रदर होते हैं वो मुकर जाते हैं, क्योंकि बेटे की शादी करनी है, घर बड़ा रहता है, और वो बोलते हैं कि नहीं, अभी बेटी ने अपने घर में रहना चाहिए, बेटी को हम कोई अधिकार नहीं देंगे या कोई प्रॉपर्टी नहीं देंगे। बेटे की शादी हो जाने के बाद इश्यू ज्यादा बढ़ने लगता है, और फिर बेटी कोर्ट चली जाती है, तो वो अपने मम्मी के अगेंस्ट में और अपने भाई के अगेंस्ट में कोर्ट में सूट फाइल करती है कि दिस इज माय फादर प्रॉपर्टी, और एज पर माय फादर प्रॉपर्टी आई हैव अ राइट टू दिस प्रॉपर्टी, सो 50% पोर्शन आई रिक्वायर्ड फॉर इट। बिकॉज दैट टाइम, मतलब ये 20 साल पहले जो ओरल कमिटमेंट रहता था वो फाइन रहता था, उस टाइम कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं था। और आफ्टर दैट, आफ्टर 20 years उसका भाई भी एक्सपायर हो जाता है, उसकी मदर भी एक्सपायर हो जाती है, उसकी भाई की वाइफ और उसके बच्चे होते हैं, तो वो लोग फिर और ज्यादा केस को ये कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि अभी तो भाई मर गया है, और मतलब ये जो अभी प्रॉपर्टी है उसके बच्चे की होनी चाहिए या बीवी के नाम होनी चाहिए। बट द इशू इज लाइक दैट कि वो तो प्रॉपर्टी फादर की है ना, और ये केस चल रहा है, इसलिए वो प्रॉपर्टी किसी के भी नाम ट्रांसफर नहीं हुई है। तो द थिंग इज लाइक दैट कि उस लड़की ने अच्छा किया कि वो प्रॉपर्टी पे केस डाल दिया, ताकि वो किसी की भी ना हो। मतलब वो अभी लीगली क्या है, उस प्रॉपर्टी की हियरिंग थी, क्योंकि भाई भी चला गया, माँ भी चली गई, तो अब ओनली वन सिंगल चाइल्ड और द पर्सन, डॉटर, हु हैज द राइट टू टेक पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। बट ये जो इशू है वो सेटलमेंट पे सॉर्ट आउट हुआ है, बिकॉज द उसके जो भाई के बच्चे हैं वो स्लोली स्लोली बड़े हो गए हैं, तो उसे लग रहा था, बिकॉज फैमिली अटैचमेंट तो रिलेशंस भी काफी ये हो गए, तो बेटी के भी बच्चे थे, तो उनके भी रिलेशंस अच्छे थे, मतलब फैमिली रिलेशंस होने की वजह से, बहन भाइयों के अच्छे रिलेशंस होने की वजह से फिर वो केस जो है वो सॉर्ट आउट होता है सेटलमेंट पे, कि भाई ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी का कुछ परसेंट जो मनी है वो मुझे दे दो। मतलब कोर्ट में ये सेटलमेंट नहीं होता है, पर्सनली सेटलमेंट होता है जाके। तो इसके लिए आपको कोर्ट जाके सिर्फ एक रिटर्न लिख के देना होता है, कि वो लड़की ने जाके लिख के दे दिया है, या फिर वो मदर ने जाके लिख के दे दिया है कि अभी ये प्रॉपर्टी पे मेरा इशू नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा पैसा मिल गया है। उस लड़की को उसका जो जितना पैसा होता है, मतलब 10 लाख 15 लाख में वो सेटल कर लेती है इश्यूज, और वो सॉर्ट आउट। तो ये जो केस मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि ठीक है मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, मैं आपको पैसे दूंगा, ये लो मुझे आप राइटिंग में दे दो। तो एन नंबर ऑफ केसेस होती है ऐसी, एन नंबर ऑफ सेटलमेंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें जैसे ऐसा सेटलमेंट हो जाता है, तो आप अगर एक नोटिस पब्लिशाइज कर देते हैं कहाँ पे, पेपर में या कहीं पे भी, कि भाई ये प्रॉपर्टी अभी हमारी हो गई है, आप इस पे अभी इनका कोई अधिकार नहीं है, तो वो लीगल कहलाता है। Got it? So this is the legal property. So as a effect of this, any contract or management between the borrower and the director or manager thereof shall be deemed टू बी टर्मिनेटेड। तो अगर ये कंपनी में ऐसा कुछ होता है, और कंपनी में आपने लोन दिया, कंपनी की मशीनरी परचेस की, और आप मतलब डाउटफुल है, आप पे नहीं कर रहे हो, तो आप डिफॉल्टर हो। तो कंपनी लॉ अलग है, कंपनी लॉ के जो रूल्स है वो डिफरेंट है, प्रॉपर्टी लॉ से जो है वो डिफरेंट है। सो वो डिपेंड करता है अमाउंट कितना है, और उस हिसाब से कंप्लेंट, पेनल्टीज, वो पनिशमेंट्स वो लगाते हैं। तो डायरेक्टर डिफॉल्ट हो गया मीन्स, मतलब डायरेक्टर को कभी अभी नौकरी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफॉल्टर है। और आपको पता है, जब आप कहीं कंपनी, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपको एक अंडरटेकिंग देना होता है कि वहां पे कि आपका कोई भी लीगल केस नहीं चल रहा है। अगर उन्होंने फाइंड किया कि आपके ऊपर कोई लीगल केस है, तो आपको नौकरी नहीं देंगे। गॉट इट? तो ये सिचुएशंस, ये सारे रूल्स लीगल के हैं जो अप्लाई होते हैं और जो करना होता है। तो कंपनी लॉ के हिसाब से, कॉर्पोरेट लॉ में ये सारी चीजें होती है। सो इफेक्ट ऑफ नोटिस एंड taking over the management, what it is, all the directors of the administrator are empowered to take such step as may be necessary to take into their custody or their under their control all the property.
effects an auctionable or actionable claim to which the borrower is entitled. मतलब borrower उस केस के लिए entitled रहेगा या borrower उस केस को empowered करेगा, तो उस केस में स्टेप्स होती है जो डायरेक्टर्स से रिलेटेड होते हैं एंड दे हैव राइट टू डू दिस, फोर्स करके उस चीज को वो ये लेते हैं या फिर ऑक्शंस में निकाल देते हैं उस चीज को. सो देयर आफ्टर द डायरेक्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर आर अलोन एंटिटी टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर. जो भी बोरोवर है जिसने भी लोन लिया है उसको सुपरिटेंडेंस करके कोर्ट अंडर लेजिस्लेशंस के रूल्स को अप्लाई करके ये करते हैं. सच पावर्स आर डिराइव्ड एज इफ from the memorandum of articles of association of the company or from any other source whatsoever. मतलब any source, any conditions जो apply होती है, they followed it, they borrow it. Got it? Now next. So where the management of the business of a borrower, which is a company as defined in the Company Act 1956, is taken over by the secured creditors. So then notwithstanding anything contained in the Company Act 1956 or the memorandum of or in the articles of association, the following effects apply. Okay, so the rules and regulations are there, they applied for it, right? So we have addressed a number of cases. Okay, wait a minute. So we, however, if any director or any other person controlling the management has to recover any amount from borrower, it can be recovered. है ना, कोई भी अमाउंट अगर होता है तो हम उसे रिकवर कर सकते हैं, because they have right to recover their amount, right? So where the management of business of a borrower has been taken over by the secured creditors or realization of the debt in a full secured creditor shall restore the management of the business of the borrower to him, right? तो ये borrower का जो रोल होता है मैनेजमेंट में, जिसने भी लोन लिया है whatever, तो borrower को सिक्योरिटी के तौर पे, रियलाइजेशन एसेट के तौर पे वो सारी चीजें पे करनी होती है मैनेजमेंट को, बिजनेस को, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इसमें ये सारे बहुत बड़े बड़े इश्यूज होती है और बैंक उनको लोन प्रोवाइड करती है फॉर देयर रिलेशंस, क्योंकि बिजनेस में तो पैसा चाहिए. और अब ये है चैलेंजिंग बिफोर डीआरटी बैंक एक्शन टू टेक पोजीशन. एक बार आपका केस जो है वो डीआरटी में चला गया, ठीक है, अभी तो ये सेटलमेंट चल रहा था, इसको नोटिस भेजो, उसको नोटिस भेजो, उसके साथ ये करो, डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट जो होता है ना, रिकवरी ट्रिब्यूनल है ना, डिस्ट्रिक्ट रिकवरी, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का होता है डीआरटी बैंक का कोर्ट, ठीक है. तो चैलेंज होता है वहां पे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सारी चीजें प्रूफ होती है. तो एक बार आपका केस डीआरटी में चला गया तो फिर वहां से आपको, लेकिन वो जैसे मैं हूं, मुझे मेरे साथ अगर ज्यादती हो रही है, मुझे पे नहीं करना है, मुझे कुछ टाइम चाहिए, है ना, तो मैंने अगर सूट फाइल कर दिया डीआरटी में तो कोई कुछ नहीं कर सकता. वो मैटर चलेगा, डीआरटी वेरीफाई करेगी और उसके बाद मुझे बोलेगी कि ये है, ये आप करो. तो उनके जो रूल्स हैं वो मैं फॉलो करूंगी डीआरटी के. So any person, including borrower, aggrieved by any of the measures taken by the secured creditor or his authorized officer for taking possession of the security may make an application along with the prescribed fees to the debt recovery tribunal having jurisdictions within 45 days from the date on which such a measure are taken. 45 days. आपको कुछ नहीं, आपको क्लॉज और उसके रूल्स ही अच्छे से याद करके रखने हैं.
ठीक है। तो जैसे ही आपका केस डीआरटी में चला जाता है एज अ सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में, तो विद इन 45 डेज में जो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है वो जुरिस्डिक्शंस के हिसाब से आपका पूरा वेरीफाई करेगा और उसका आपका रिप्लाई देगा। द डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल हैज टू dispose of the application as far as may be in accordance with the provision of the recovery of debt due to bank and Financial Institution Act 1993 and rules made there under the application has to be disposed as early as possible but within 60 days, है ना। बैंक के अगेंस्ट में आप डीआरटी जा सकते हो, उसके भी 45 डेज या 60 डेज में आपको वो रिकवर करना होता है, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो अगर आपको है, लेकिन दैट वे, है ना। सो चैलेंजिंग नेक्स्ट है कि इफ फॉर एनी पर्सन, राइट, एनी पर्सन जो भी इसमें है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सो डिस्पोज द एप्लीकेशन, द ट्रिब्यूनल हैज टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर डिले बट be beyond 4 months from the date of filing of the applications। ठीक है, 4 मंथ तक आपको वो मतलब जो भी रेगुलर जो प्रोसेस है वो करना है, डिले नहीं करना है। अगर आपने डिले कर दिया तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। सो विद इन 4 मंथ में, 3 मंथ में आप उसको डिले करके या उसको एप्लीकेशंस को आप ये कर सकते हैं। इफ एनी सच एप्लीकेशन इज नॉट डिस्पोज सो विद इन 4 मंथ द अग्रीड पार्टी कैन prefer an application to the appellate tribunal for seeking directions for the early disposal of the applications। तो वो विद इन उस टाइम पीरियड में एप्लीकेशंस को हमें फाइल करना है, सूट फाइल करना है, अदरवाइज वो आपका जो केस है वो डिस्पोज डिनाइड हो सकता है। सो दैट इज द एप्लीकेशन। क्योंकि देखिए इसमें तो कुछ कहने लायक, इसमें आपके केसेस बहुत रहते हैं, केस बहुत रहता है, क्योंकि लॉ है, रूल्स चेंज नहीं होते, लैंग्वेज चेंज नहीं होती। जो अगर आपने गलती से भी सेक्शन गलत लिख दिया तो मार्क्स गए आपके। सो बी केयरफुल, क्योंकि लीगल लैंग्वेज है, तो लीगल लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है, वही की वही क्लॉज सेक्शन एज पर द रूल्स के हिसाब से। अगर आपने 13A to B ऐसा लिख दिया तो कैंसिल, आपके मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। सो बी केयरफुल, है ना। उसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड 3 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 45, आपको वहां पे मेंशन करना है। A person aggrieved by any order made by the debt recovery tribunal can prefer appeal along with the prescribed fee to the appellate tribunal within 30 days from the date of receipt of the order or debt recovery tribunal. And you don't appeal can lie unless the borrower deposit 50% of the debt claim by the secured creditor. So the tribunal has powers of reasons to be recorded to reduce this amount 25% of claim। मतलब वहां पे अगर आप जाते हो डीआरटी में तो आपको वहां पे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, आपका केस जो है वो जो डीआरटी एसोसिएशन है वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकती है, लेकिन यू शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, 25% क्लेम अमाउंट मिल सकता है आपको, 50% आपको अपील करने की जरूरत नहीं, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर एंड यू शुड सॉल्व। सो प्रोटेक्शन क्या है इसमें, व्हाट इज द प्रोटेक्शन? सो द प्रोटेक्शन इज लाइक दैट कि the secured creditors and their officers are protected by the provisions and made in the act for action taken in good faith। मतलब good faith में जाके उस केस को वो जो सारे हियर्स है, लीगल हियर्स है, उन लोगों को आप अपने इसमें लेके या फिर उनको ट्रस्ट में लेके उस केस को एक्शन कर सकते हो, उस केस के साथ आप सूट फाइल कर सकते हो। फॉर इनिशिएटिंग एक्शन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर अंडर द एक्ट, नो सूट, प्रोसिक्यूशन और एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी टेकन अगेंस्ट द सिक्योर्ड क्रेडिटर और हिज ऑफिस। तो ऑफिसर्स के साथ वो सारी चीजें करनी होती है। दिस प्रोटेक्शन इज गिवन सो दैट एक्शन कंटेम्पलेटेड एंड ऑथराइज्ड अंडर सरफेसी एक्ट कैन बी टेकन विदाउट फियर ऑफ द काउंटर एक्शन फ्रॉम द बोरोवर और एनी अदर पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अगर किसी और पर्सन देना चाहते हैं, बैंक में नहीं देना चाहते, या आप किसी अपने कलीग्स को या फ्रेंड्स को देना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं, बट बिफोर दैट यू शुड गो फॉर देयर
मीन्स DRT में जाके आप उस केस को फाइल कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं कि ये वहाँ जाके बता सकते हैं, वहाँ पे जाके उनका नाम जिनको भी देना है आप ये कर सकते हो। द प्रोटेक्शन वहाँ पे आपको मिलता है, द प्रोटेक्शन इवन दैट एक्शन कंटेम्प्लेटेड एंड ऑथराइज्ड अंडर सर्विस एक्ट। ठीक है, वो एक्ट वैसा है कि अगर आप उस पे अप्लाई करते हैं तो आपको उसका मिलता है। नेक्स्ट, सिविल कोड, नो ज्यूरिस्डिक्शन। सिविल कोड का अगर मैटर होता है तो उसमें ज्यूरिस्डिक्शंस कम होते हैं। द सर्फेसी एक्ट हैज कन्फर्ड ज्यूरिस्डिक्शंस ऑन एनी मैटर टू द डेब्ट रिकवरी ऑन द appellate tribunals. Therefore, for any such matters, employment and jurisdiction is to debt recovery tribunal or the appellate tribunal. No civil court shall have jurisdictions to entertain any suit or proceeding. एनी सूट्स के लिए सरफेसी एक्ट जो होता है वो मैटर करता है डेब्ट के लिए स्पेशली। आपको वहां से मतलब जस्टिस जो है वो मिल सकता है। लेकिन सिविल कोर्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन, मतलब सिविल कोर्ट इसमें नहीं पड़ता है। ये DRT एकदम डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें सिविल कोर्ट का कोई मैटर, कोई रोल नहीं होता है। So similarly, any court or authority cannot grant injunction in such matter, and action taken or to be taken under this act as well as under recovery of debt due to Bank and Financial Institution Act 1993. Due to such provisions, the implementation of the act becomes effective. आप उसको कितना इफेक्टिव कर सकते हैं, that is the matter. है ना, रिकवरी डेट ड्यू टू बैंक्स, फाइनेंशियल एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, बट द मैटर करता है आप कितना उसमें कर सकते हैं। सो लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल, what it is, the action the secured creditors can take against the security the surface act are required to be taken within the limitations as per section 36 of the limitation act. That means the action has to be taken within 3 years from the date on which cause of action arose. Depend करता है, matter करता है। Okay, so we need to take action. Secured creditor can take against the security. तो सरफेसी एक्ट जो है वो पावरफुल एक्ट, नंबर ऑफ थिंग्स आर हियर। अगर आप पढ़ते हैं इसे अच्छे से, इसके रूल्स, रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स, पावर्स, तो अच्छा लगेगा। बिकॉज सरफेसी एक्ट अपने आप में एक ऐसा एक्ट बना हुआ है जिसमें सारी चीजें, स्पेशली बैंक लोन से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड केसेस इसमें दी हुई है जो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक्शंस जो लेना है किसके अगेंस्ट में क्या, एवरीथिंग्स मेंशन इन सरफेसी एक्ट। So dues after the surface is if after sale of securities the claim is not fully satisfied and still there are any dues to be recovered from the borrower, so borrower are liable to pay it. So the creditor is required to file civil suit before the civil court or a claim before the debt recovery tribunal or the authorities court under the Cooperative Society Act as may be applicable within लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन जैसे पहले बताया था 45 days, 60 days, 4 month, so लिमिटेशन पीरियड तक ही वो वैलिड रहता है। Therefore, the secured creditors will have no to make an assessment before taking possession of the security whether it would be possible to sell the security and make eventual claim or shortfall limitation everywhere. You should go for limitation, whatever the limitations, you accept it and do it. So if you feel or if you pay amount whatever their limitations, so you may secure. Otherwise जो रूल्स है वो रूल है ना, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है बिकॉज इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट। सो एक्सपेक्टेशंस अंडर सेक्शन 31, सेक्शन 31 में क्या एक्सपेक्टेशंस दिए हैं रिगार्डिंग that law? The provision of act shall not apply to lien on goods, money or security under contract law or sale of goods act, right? So pledge of movable within meaning of 172 of Indian Contract Act, creation of security in any aircraft, creation of security in vessels.
So conditional sale, hire, purchase or lease or any other contract in which no security interest has been created. No security interest has been created. Right of unsecured. Property not for attachment under CPC where financial assistance not exceeding rupees 20. ये जो है ये सारी चीज, फिर आपका गुड्स कितना है, कितनी सिक्योरिटी आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ऑल लॉ मतलब सेल एक्ट भी आ गया उसमें, गुड्स एक्ट भी आ गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी आ गया आपके। ये होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, वो आ गया, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इन एयरक्राफ्ट, डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी वेसल्स, मतलब रिलेटेड है। सो कंडीशंस ऑफ सेल्स क्या है, हायर परचेस क्या है, लीज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पेड सेलर कितना पे किया है, प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट, सीपीसी, सीआरपीसी होता है, मतलब सीपीसी मींस प्रोसीजर कोड, सीआरपी मींस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल है इसलिए सीपीसी आ गया, अगर क्रिमिनल होता तो सीआरपीसी आता था। सो वेयर फाइनेंशियल असिस्टेंट नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख, मतलब 1 लाख तक का आपको फाइनेंशियल जो पेनल्टीज है, सम काइंड ऑफ ऑफेंसेस है, वो पे करने होते हैं, राइट, और वो 1 लाख तक ही होते हैं, उससे ज्यादा आपको पे नहीं। देन 20% ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, है ना, अगर ड्यूज आपके 20% से कम है या फिर इंटरेस्ट भी कम है तो नो एक्शन टेकन अगेंस्ट यू, एंड एग्रीकल्चर लैंड है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें आपको ज्यादा पे नहीं करना पड़ता। बट यस थोड़ा सा एक्चुअली टाइम बाउंडिंग हो जाता है, टाइम स्पेंड हो जाता है उन सब चीजों में, बिकॉज वो रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से होता है, क्योंकि उसमें हियर्स, उसमें उसके पूरे मींस ओल्डर रिकॉर्ड ज्यादा चेक होता है, स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए, है ना, बहुत ज्यादा ये होता है, वो लीगली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है एग्रीकल्चर, क्योंकि उसमें बहुत सारे हियर्स होते हैं, तो वो सब क्लियर करने होते हैं, अगर ज्यादा हियर्स है तो फिर उसे ये होता है। तो ये जो पोर्शन है वो हम बाद में देखेंगे सेक्शन फॉरवर्ड सक्सीड का, ठीक है। अभी तक आज तो हम लोग ही पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा हो गया ओवर, राइट। किसी को कुछ पूछना है सरफेसी एक्ट के लिए, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? यस, एम ऑडिएबल? Yes, ma'am. या सो कोई क्वेश्चंस है? थोड़ा No, लेट ma'am. है बट समझ में आएगा, ठीक है। ओके देन, इफ यू डोंट हैव आस्क एनी क्वेश्चन, सो हैव अ गुड डे, विल सी tomorrow or day after tomorrow for this session of borrower success section 17, right? Okay, have a good day.